हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द एज ऑफ साइंस। जो हमारी एक सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की, उसका आज ये तीसरा वीडियो है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ साइंस, जनरल साइंस एज अ सब्जेक्ट आता है, तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें विज्ञान के सारे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। प्रतिदिन हमारा एक वीडियो मिलता है जिसमें क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सॉल्व किया जाता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है। किसी पिंड का भार पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? तो इसके लिए हम बताएं आपको कि जो भार होता है, भार के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है। भार इज इक्वल टू एम जी एच। क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है भार के लिए? एम जी एच फॉर्मूला अप्लाई होता है। इसमें एम जी एच की जगह हम क्या करते हैं, एम जी एच ना लेके हम यहाँ क्या ले सकते हैं, हम यहाँ डी ले सकते हैं। डी मतलब, एच मतलब हो जाता है ऊंचाई और डी मतलब हो जाता है गहराई। तो हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, हम यहाँ से ले रहे हैं गहराई, यानी कि भार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी डी। अब बात आती है यहाँ से, ये जी डी है क्या यहाँ पर? तो जी डी इज इक्वल टू क्या है? जी डी इज इक्वल टू है गुरुत्वीय त्वरण किसी भी गहराई पर, यानी कि यहाँ कोई गहराई है उस पर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। अगर आप अपनी नोटबुक और पेन आपने नहीं लिया है तो प्लीज़ एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन, हमारा मतलब क्वेश्चन का आंसर ही बताना नहीं है। हमारा मतलब है कि उस क्वेश्चन की और उसके जो विकल्प दिए हुए हैं उनकी पूर्ण जानकारी आपको देना। तो इस क्वेश्चन में क्या, जो एम जी डी भार को किससे निकालते हैं, हम एम जी डी से निकालते हैं। यहाँ जो जी डी है वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है और किस पर है, किसी गहराई पर है। अगर हमें जी डी निकालना हो तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। ये हम एक फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई करते हैं। अब देखिए, सपोज दैट ये क्या है, ये पृथ्वी है, ये यहाँ से क्या, यहाँ तक की क्या है, इसकी रेडियस है। तो यहाँ आर क्या हो गया, आर रेडियस हो गया। ये क्या है, यहाँ से ये इसकी डी हो गई, मतलब क्या हो गई, गहराई हो गई। इस गहराई पर क्या है, कोई भार है। अब क्या है, जब ये केंद्र की तरफ जाएगा तो ये क्या थी, रेडियस, यानी कि रेडियस और डी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, आर हो गया। कहने का मतलब जो डी था, डी गहराई थी, वो किसके इक्वल हो जाती है, आर के इक्वल हो जाती है। तो जब यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं जी 1 माइनस, तो आर अपॉन आर हो जाता है, और 1 माइनस आर अपॉन आर जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जी इंटू ज़ीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका जी डी की वैल्यू आएगी, जी डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर से बताते हैं, भार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम जी डी। इसमें जी डी जो है, जी डी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो भी किसी गहराई पर। और जी डी को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, जी डी को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से जो आपके सामने है, ये रहा जी 1 माइनस डी अपॉन आर। लेकिन जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो आर होती है, और किसी गहराई पर अगर कोई भार था, कोई पिंड था, किसी गहराई पर कोई पिंड था, जब वो केंद्र की तरफ जाएगा, केंद्र पर पहुंच जाएगा, तो जो गहराई होगी वो रेडियस के इक्वल हो जाएगी। इसीलिए हम डी की जगह भी क्या रख देंगे, आर रख देंगे, और आर से आर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 0 की जब जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी डी हो जाएगा जी। अब जी डी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, आप कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे भार के फॉर्मूले में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m इंटू ज़ीरो, यानी कि भार क्या हो जाएगा, 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूनतम संभव ताप है, मतलब सबसे कम ताप कितना हो सकता है, जो संभव ताप होता है सबसे कम वो कितना होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, ये होता है -273
डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस ये होता है आपका न्यूनतम ताप। इससे नीचे टेम्परेचर को मेजर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और से क्वेश्चन है, कैलामाइन किस धातु का अयस्क है। यहाँ बताना है हमें कि कैलामाइन जो है वो कौन सी धातु का अयस्क है। पहले हम आपको बताते हैं यहाँ से जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के अयस्क बताते हैं। सबका बताएंगे हम, सारे ऑप्शन बताएंगे, सबके बारे में कुछ ना कुछ बात करेंगे, क्योंकि हमारा मतलब केवल आंसर बताना नहीं है, हमारा मतलब है कि हमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी पता लगे। देखो मैग्नीशियम की बात करते हैं यहाँ से, तो मैग्नीशियम का एक अयस्क होता है और होता है डोलोमाइट। डोलोमाइट MITE, डोलोमाइट। पूछा जाता है डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होगा। डोलोमाइट का फॉर्मूला होगा MgCO3 इंटू CaCO3, MgCO3 इंटू CaCO3। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या क्या नोट कीजिए इसे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट दूसरा एक और इसका और जो ज़्यादा पूछा जाता है वो कौन सा है, मैग्नेसाइट। कौन सा होता है, मैग्नेसाइट, MAGNESITE। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है MgCO3। दूसरा और किसका हो गया, ये मैग्नीशियम का ही हो गया। तो मैग्नीशियम के दो और याद रखेंगे आप, डोलोमाइट MgCO3 इंटू CaCO3 एंड मैग्नेसाइट MgCO3। अगर कॉपर के और की बात करते हैं हम यहाँ से, अगर कॉपर का और आपसे पूछा जाए, कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का एक और होता है चैल्कोपाइराइट, CHALCOPYRITE, चैल्कोपाइराइट। फॉर्मूला होता है CuFeS2। इसे कॉपर पाइराइट भी बोल दिया जाता है कभी कभी, CuFeS2। ये सबसे अच्छा और होता है क्योंकि इसमें लगभग 50% के करीब में आपका कॉपर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट और की बात करते हैं तो जो नेक्स्ट और है किसका पढ़ेंगे हम, आयरन का। आयरन का जो और होता है उसको बोलते हैं हेमेटाइट और फॉर्मूला होता है Fe2O3, हेमेटाइट। कभी कभी इसका एक और पूछ लिया जाता है मैग्नेटाइट, उसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3। अब क्वेश्चन के पर चलते हैं। क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा हो गया यहाँ से, जिंक। जिंक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कैलेमाइन जो अयस्क होता है वो किसका होता है, वो होता है जिंक का। जिंक का एक और होता है अयस्क जो पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड बोलते हैं और फॉर्मूला होता है ZnS। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो पानी में जो भारीपन होता है वो अशुद्धियों के कारण होता है, और वो जो अशुद्धि होती हैं, अगर अशुद्धियों की बात करें तो अशुद्धि किसकी होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं आपकी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की। कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स जो होते हैं उन्हीं के कारण पानी में भारीपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी जो पौधे होते हैं उन्हें इंग्लिश में बोला जाता है इंसेक्टिवोरस। क्या बोला जाता है उनको, इंसेक्टिवोरस। इसमें एक पौधा दिया हुआ है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा की अगर हम बात करते हैं तो इसको सनड्यू भी बोला जाता है, सनड्यू। जो ड्रोसेरा है उसको बोला जाता है SUNDEWS, सनड्यूज भी बोला जाता है। कैसा होता है ये कार्निवोरस होता है, इंसेक्टिवोरस नहीं होता। कैसा होता है, कार्निवोरस होता है। आगे बात करते हैं कि जो कीटभक्षी पौधे होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, कीटभक्षी पौधे कहाँ उगते हैं, तो कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। यानी कि नाइट्रोजन की कमी वाली जगह पर मिट्टी में कीटभक्षी पौधे उगते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है यूट्रिकेरिया। इसका जो सही ऑप्शन है, कीटभक्षी पौधे का नाम क्या है, यूट्रिकेरिया। ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी।
अधिकतम मतलब समान ताप अगर सेम रहे तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगी। तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन होगा वो H2 हो जाएगा। हाइड्रोजन में अधिकतम होती है समान ताप पर ध्वनि की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जल जनित रोग क्या है? जल जनित रोग क्या है मतलब यहाँ डिफाइन नहीं करना है आपको, इन सब में से बताना है कि कौन सा जल जनित रोग है। तो हम एक एक करके सबको बताते हैं। यहाँ अगर आप डिप्थीरिया की बात करें तो जो डिप्थीरिया है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। कैसी डिजीज़ है? ये बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। और इस डिजीज़ में होता क्या है? सांस लेने में तकलीफ़ होती है। सांस लेने में तकलीफ़ क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो आंत है, सांस नली है, सांस नली में क्या होता है, एक लेयर जम जाती है, एक जाली सी बन जाती है, जिससे क्या होता है, सांस लेने में हमें तकलीफ होती है। अगर हम बात करते हैं टिटनेस की, दूसरा टिटनेस, तो टिटनेस किससे होता है? मिट्टी में रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जब वो हमारे घाव पर लगते हैं तो घावों को क्या कर देते हैं? प्रदूषित कर देते हैं। उससे क्या होता है? मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया से, कहने का मतलब ये भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। जो मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं, अगर हमारा कहीं बॉडी में घाव है तो घाव को क्या कर देंगे? प्रदूषित कर देंगे। उससे क्या हो जाएगा? टिटनेस हो जाएगा। अगर यहाँ मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया जो होता है वो किससे होता है? मादा एनाफ्लिस से होता है, मतलब मॉस्किटो से होता है, मच्छर से होता है। कौन से मच्छर से होता है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से होता है। और ये भी किसकी वजह से होता है? ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन से बैक्टीरिया की? जो मादा एनाफ्लीज होती है उसमें प्लाज्मोडियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। लिखने के लिए आ जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो मादा एनाफ्लीज है उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो आप बता देंगे कौन सा बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया होता है प्लाज्मोडियम। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो होता है वो एक जल जनित रोग है, जल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर जाएंगे। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इकाई मतलब मात्रक। किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष। तो बताएं आपको इसमें से प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है दूरी का। किसका होता है? प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो होता है दूरी का। अगर हम समय की बात करें तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड, मिनट, घंटा, ये सब किसके मात्रक होते हैं? समय के मात्रक होते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो मात्रक होता है उसको क्या बोलते हैं? कैंडला। CANDALA, CANDALA, कैंडला। कैंडला किसका मात्रक होता है? ये होता है प्रकाश की तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। हड्डियों तथा दांतों का मुख्य अवयव क्या है? इनमें से बताना है दांतों का मुख्य हड्डियों तथा दांतों का मुख्य अवयव क्या है, मतलब उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो पहले इन सबका क्या बताते हैं आपको? फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा सबका। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका फॉर्मूला होता है CaCO3। जो कैल्शियम सल्फेट होता है उसका होता है CaSO4। कैल्शियम फॉस्फेट का होता है CA3SO4 का होल ट्वाइस। और कैल्शियम नाइट्रेट का होता है CaNO3 का होल ट्वाइस। लेकिन जो हमारा हड्डियाँ और दांत होती हैं वो दो चीज़ों की मिलकर बनती हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस। आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो ध्यान रखिए। कैल्शियम और फॉस्फोरस की होती हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस विटामिन की कमी दांतों के ढीलेपन व मसूड़ों के रक्तस्राव के लिए उत्तरदायी होती है? कौन सा विटामिन ऐसा है? तो पहले एक बार सबकी जो बीमारियां पढ़ लेते हैं। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी होता है। किसकी कमी से होता है बेरी बेरी? विटामिन बी की कमी से। ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग से ही दांत क्या हो जाते हैं? ढीले हो जाते हैं और मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है, रक्त आने लगता है।
तो ये यहाँ से जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका विटामिन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, छोटे बच्चे के भोजन में अधिक मात्रा किस पदार्थ की होनी चाहिए? जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें किस पदार्थ की अधिक मात्रा होनी चाहिए? तो छोटे बच्चों में के भोजन में सबसे ज़्यादा जो मात्रा होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रोटीन की। खनिज, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन उतने जरूरी नहीं है जितना कि प्रोटीन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या होता है, बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है और ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब उसका शरीर डेवलप हो रहा होता है तो किसकी ज़रूरत होती है, वहाँ प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक ऑप्शन आगे आ रहा है इसमें, एक औसत शरीर व भार के व्यक्ति को कितनी कैलोरी प्रतिदिन आवश्यक है? मतलब कितनी ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यक है एक स्वस्थ मनुष्य को? तो ये याद रखिए क्वेश्चन, यहाँ से जो कैलोरी की ज़रूरत होगी वो होगी 2500 कैलोरी की। 2500 कैलोरी की एक स्वस्थ मनुष्य को रोज़ आवश्यकता होती है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य को 2500 कैलोरी रोज़ लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य के अंदर, सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य के अंदर इनमें से कौन सा है? पहला, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों, रासायनिक अभिक्रिया है, नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय अगर विखंडन की बात करते हैं तो जो हमारा नाभिकीय रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर में होता है नाभिकीय विखंडन, लेकिन सूर्य में जो होता है ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, नाभिकीय संलयन। एक और बात बताते हैं, नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम की रचना हुई है और नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन बम की रचना हुई है, यानी कि हाइड्रोजन बम जो बनाया गया है वो किससे बनाया गया है, नाभिकीय संलयन से बनाया गया है। हाइड्रोजन बम का अभी तक परीक्षण नहीं किया गया है, जबकि नाभिकीय विखंडन से जो बना है परमाणु बम उसका हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु परीक्षण किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, वस्तुओं का रंग उड़ाने तथा जल को कीटाणु रहित बनाने हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग किया जाता है? काहे के लिए किया जाता है प्रयोग किया जाता है रंग उड़ाने के लिए तथा जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए। देखिए, यहाँ से जो कंपाउंड दिए गए हैं इनका पहले एक बार हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं हम, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। कपड़े धोने का सोडा जो होता है इसका होता है Na2CO3। खाने का सोडा NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कपड़े धोने के सोडे का होता है सोडियम कार्बोनेट। खाने वाले सोडे का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो जल को कीटाणु रहित करता है तथा कपड़ों का रंग उड़ाता है, तो उसके लिए ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है। कौन सा रोग हो सकता है ऐसे व्यक्ति को? देखिए, ये जो व्यक्ति है ये दूध, अंडे, रोटी तो खा रहा है लेकिन कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खा रहा है, खट्टा पदार्थ नहीं खा रहा है। और जो खट्टा पदार्थ नहीं खाता है उसे वही बीमारी होती है जो विटामिन सी के कारण होती है। और विटामिन सी के कारण होने वाली जो बीमारी है उस बीमारी का नाम क्या है? अभी हमने ऊपर बताया था, उस बीमारी का नाम है स्कर्वी। कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी होगी। रतौंधी विटामिन ए के कारण अभी बताया था। रिकेट्स सूखा रोग विटामिन डी के कारण अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन ये आपको मिलेगा। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा वन
कौन से राज्य में पाए जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा वन जो पाए जाते हैं वो कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो यहाँ से बताएं आपको, सबसे कम वन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हरियाणा में, और सबसे ज़्यादा वन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। एक और बात बताएं आपको, मिजोरम किस चीज़ के लिए फेमस है, तो मिजोरम चावल के लिए फेमस है। सबसे मतलब यहाँ के लोग चावल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये चावल के लिए फेमस है। अगर बात करते हैं हम उत्तराखंड की, उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड को कहा जाता है फूलों की घाटी। उत्तराखंड को जो कहा जाता है वो कहा जाता है फूलों की घाटी। एक असम को अगर हम कहें तो असम नारियल के लिए प्रसिद्ध है और इसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगर असम की बात करें तो असम को कहा जाता है, केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा, असम को नहीं, ये थोड़ा गलत बता दिया। मध्य प्रदेश पे फिर आते हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी फेमस चीज़ें हैं मध्य प्रदेश से। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ कान्हा नेशनल पार्क है जो 940 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यहीं पर क्या किया जाता है, यहाँ इसे ये एक टाइगर रिजर्व पार्क है। और विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जो जन्मदाता थे वो कौन थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व में टाइगर रिजर्व जो टाइगर प्रोजेक्ट था उसके कौन थे जन्मदाता, तो नाम लिख लीजिएगा, उसके नाम थे गेनी मैनफोर्ड कौन थे, जो विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर था उसके जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में कहाँ पर सोने की खाने हैं, मतलब सोना जो गोल्ड होता है तो गोल्ड माइंस कहाँ पर हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए पहले ऑप्शन से बात करते हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। जो आपका कोलकाता है, कोलकाता रसगुल्ले के लिए फेमस है और यहाँ के गुड़ की चाशनी के रसगुल्ले बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल को क्या कहा जाता है, भोपाल को कहा जाता है झीलों की नगरी। भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। भोपाल एक और चीज़ के लिए फेमस है। अगर भोपाल की बात करते हैं तो 1984 में 1984 में भोपाल में एक जो कंपनी थी, अमेरिकी कंपनी, जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था, यूनियन कार्बाइड, अमेरिकी कंपनी। यहाँ एक गैस का रिसाव हुआ था जिसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, मतलब MIC, और फॉर्मूला होता है CH3NCO। इस गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण लगभग 20,000 लोग यहाँ मारे गए थे। लगभग 20,000 लोगों की यहाँ डेथ हो गई थी 1984 में। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है CH3NCO, और जिससे भोपाल बहुत सुर्खियों में आया था, भोपाल की बहुत ज़्यादा खबरें आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध बताते हुए हम सबका ही संबंध बताते हैं। जो हमारा पुष्पों का अध्ययन होता है, मतलब फूलों का अध्ययन होता है, उसको बोला जाता है एंथोलॉजी, ANTHOLOGY, एंथोलॉजी। किसको बोला जाता है एंथोलॉजी बोला जाता है फूलों के अध्ययन को। हमारा जो झाड़ियों का अध्ययन होता है, झाड़ियों के अध्ययन को बोलते हैं आर्बोरिकल्चर, ARBORICULTURE। वृक्ष संवर्धन भी बोलते हैं इसको, वृक्ष संवर्धन भी बोला जाता है। अगर हम पौधों के अध्ययन की बात करें तो पौधों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, प्लांट साइंस बोलते हैं या बॉटनी बोलते हैं, पादप अध्ययन बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा वृक्षों के अध्ययन के साथ। और वृक्षों भी कैसे, कास्ट वृक्ष, जिनसे हमें लकड़ियां मिलती हैं, कास्ट मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वृक्षों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर विद्युत
विभवांतर। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है, वो होता है वोल्ट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है विद्युत सामर्थ्य का मात्रक। आवेश की बात करते हैं तो आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम जिसको बोलते हैं हम। और इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऊर्जा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वीडियो का हमारी लास्ट क्वेश्चन है। पौधों का मुरझाना किन भागों से संबंधित होता है। पौधे का मुरझाना किन भागों से संबंधित होता है। भागों से की जगह यहाँ क्या होना चाहिए, वैसे बातों से होना चाहिए। कौन सी ऐसी बात है जिससे संबंधित होता है, तो ये संबंधित पहले में क्या दिया हुआ है, जिसमें पानी की कमी हो गई है। ओ सॉरी, बात नहीं है यहाँ पर, भाग ही है। अच्छा, पौधे के पार्ट दिए हुए हैं जिनमें पानी की कमी हो गई है, जिनमें पानी की अधिकता हो गई है, जो मर गए हैं, और प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पौधे का वही भाग मुरझाता है जिसमें पानी की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी जो वीडियो है लाइक कीजिए, उसको कमेंट करके हमें बताइए कि हम और वीडियो में क्या परिवर्तन करें और कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको समय से मिलता रहे। और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये मिल जाए और वो भी अपनी तैयारी को अच्छी बनाएं। आपको नेक्स्ट वीडियो तब मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।